नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते होंगे कि बहुत सारे अहमियत तलब माशी मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे बात करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मौजूदा तौर पर आपको पता है पाकिस्तान में SCO का इजलास हुआ। ये इजलास बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता था क्योंकि इसके अंदर चीन के वज़ीर आज़म भी आए व दीगर ममालिक के वज़ीर आज़म भी आए। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा भी आए हिंदुस्तान के। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मुस्तक़बिल में SCO से हमें क्या क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। अभी हमने इसकी सिफारती अहमियत को देख लिया, लेकिन हम इसकी माशी अहमियत को भरपूर अंदाज में समझ नहीं पाए। आप जानते होंगे कि इसमें कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ हैं। पाकिस्तान में सुबह शाम उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू हो रही होती, लेकिन चंद ममालिक ऐसे हैं जो कि सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं और इनकी अपनी एक अहमियत है क्योंकि बैनुल अक़वामी तवानाई के शोबे में उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज़ हैं, मिनरल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मेटल्स हैं ऐसे जो कि यहाँ से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे नवादरात हैं जो कि इन ममालिक से मुंसलिक हैं। और इधर इतनी ज़्यादा वेस्टर्न पेनिट्रेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से पुराने निज़ाम के तहत चल रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही टाइट इकोनॉमिक, ट्रेड, मॉनेटरी और बिजनेस पॉलिसी टाइट, जिसके माने ये है कि हुकूमती कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। ये इतने ज़्यादा लिबरलाइज नहीं हो सके इकोनॉमिकली, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉम्पेटिटर्स इस मार्केट में नहीं आए, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए था। आई एम श्योर किया भी होगा। इन मार्केट्स के अंदर इनिशियली पाकिस्तानी भी बहुत सारे गए थे, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर टाइट पॉलिसीज़ मौजूद हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो पाकिस्तानी वक्त से पहले या तो यहाँ आ गए या फिर किसी और मुल्क में शिफ्ट हो गए थे। लोग बहुत सारे पाकिस्तानी गए थे, लेकिन उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसीलिए वहाँ नहीं दिखी क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन कंट्रोल इतना ज़्यादा होने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फिर आप ये भी जानते होंगे कि ये ममालिक जो हैं ये बहुत ज़्यादा ओपन ना होने की वजह से इंटरेक्शन भी इनका फॉरेनर्स के साथ कम है। इंटरेक्शन ना होने की वजह से माजी में भी हमने ऐसे ममालिक में देखा है जहाँ पर इंटरेक्शंस कम रहे हैं, पाकिस्तानीज़ रिलेटिवली इनसिक्योर फील करते हैं। तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर ये भी ऑन द टेबल आया होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर जाकर बिजनेस कर सकते हैं। ये वो रियासतें हैं जो कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद फिर दुनिया के नक्शे पर वाज़े होकर सामने आई। पहले भी थी लेकिन वाज़े होकर सामने आई। ये रियासतें फिर अपने खदोखाल और अपनी अशकाल को बदल चुकी हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उससे हमने सेंट्रल एशिया की मार्केट्स को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने का इरादा किया है और इसमें हमारे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र मोती साहब। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी कारोबारी, सनती, तिजारती सिचुएशन पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको ज़फ़र मोती साहब। थैंक यू अली नासिर। ज़फ़र मोती साहब, बुनियादी बात यह कि SCO का इजलास हो गया। इससे कबल के मैं आपसे कैपिटल मार्केट पर कोई भी बात करूँ, मैं उस नुक्ते पर बात करूँगा जिस पर किसी ने भी बात नहीं की। वो ये कि सेंट्रल एशियन स्टेट से हम लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि वहाँ की इकनॉमिक ग्रोथ से पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा। जब सोवियत यूनियन टूटा तो पाकिस्तान में जश्न का सा समा था। हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन इन न्यू बॉर्न सेंट्रल एशियन स्टेट्स में गए भी और तकरीबन 1/2 तक खूब नोटू कमाया, इतना नोटू कमाया कि आज तक उसका खा रहे हैं वो। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उसके बाद फिर एक मुंजमद सी हो गई सिचुएशन। ये तमाम ममालिक जो हैं सोवियत यूनियन से टूटकर आज़ाद तो हो गए, लेकिन यहाँ पर रेगुलेशन एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहा और टाइट पॉलिसीज़ रहीं, यानी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल रहा। ये वो ममालिक हैं जो कि SCO के मेंबर्स भी हैं, बहुत सारे इनमें से।
अब पाकिस्तान किस तरह से अपने तिजारती, सनती व माशी ताल्लुकात इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ कायम करे और क्या पोटेंशियल यहाँ एग्जिस्ट करता है, मैं आपसे मुख्तसर सा चाहूँगा आप इसका जायज़ा दें। देखिए अली भाई, ये गेम चेंजर होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ अब होने की है ये उनको भी, सेंट्रल एशिया को भी समझ आ गई है, कंट्रीज को, और हमें भी समझ आ गई है, और सबसे ज़्यादा समझ आ गई है चाइना को कि भाई ये जो है ये काम में पाकिस्तान में को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं छोटे छोटे बॉर्डर के, हर कंट्री जो सेंट्रल एशिया के है वो सोवियत यूनियन के टाइम से हैं, वो अभी के नहीं है। तो ये जो अब वो भी हामी वो भर रहे हैं और ये गो हेड सब चीजें हो रही हैं, उनको भी पता है कि ये इश्यूज लेकर बैठे, और ऐसी इकोनॉमी जो पूरी दुनिया को खराब की हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम है बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, तो उनको अब रियलाइज हो गया कि भाई हम जो है आइसोलेशन में और नहीं कर रह सकते, हमें भी अब ज्वाइन इन करना होगा इंटरनेशनल लॉबीज को, इंटरनेशनल कनेक्शंस को, ताकि हमारा भी कुछ बिजनेस बढ़े और जो हमारे से ट्रेड करना चाहे उनका भी बढ़े। अब देखिए करेंसीज की बात हो रही है, लोकल करेंसी में ट्रेड की, फंड हैंडल करने की बात हो रही है, फंड क्रिएट करने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये आज से कहाँ 5-6 साल 10 साल पहले हो रही थी, क्योंकि वो तो सब कॉन्फ्लिक्ट्स में थे। तो मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल रहा, बल्कि मैं कई प्रोग्रामों में कहा भी कि आप इन छोटे कंट्रीज को इंट्रोड्यूस करें ना, इनके जो हैं इश्यूज इनके बताएं, इनकी जगहों का बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो मिनी कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के, ये कितनी भाई ये छोटी जो कंट्रीज हैं इनका जीडीपी जो है वो हमसे ज्यादा है, बाय द वे, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, एनुअल नहीं, कंप्लीट टोटल जीडीपी। पता है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ आवाम में बैठे हैं ना, तो हमारी तो जीडीपी जिंदगी में नहीं बढ़ सकती है हमारी तो, क्योंकि उसमें लथार्जिकनेस भी है, उसमें एजुकेशन भी नहीं है, उसमें स्किल लेबर भी नहीं है, और जमीन के नीचे भी कोई अपना कोई खास चीजें नहीं है, और जमीन के ऊपर तो फूड सिक्योरिटी भी खत्म हो गई है, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? इनकी तो छोटी छोटी पॉपुलेशंस हैं और वो भी खुद कफील हैं और मादनियत से भरे हुए हैं, तो जाहिर है जीडीपी इनकी अच्छी है। नहीं, लेकिन वो लोग तो, मैं आपको सही सही बताऊं, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं ना, यहाँ वेस्टर्न जो कॉरपोरेशंस हैं वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाई और उन्होंने इतना वेलकम भी नहीं किया। पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपके तो बहुत सारे दोस्त अमीर भी हो गए इसमें, और मेमन बिरादरी के तो बहुत सारे लोग शुरू में ही पहुँच गए थे वहाँ पर, उन्होंने खूब पैसा कमाया, आज तक खा रहे हैं उसका। लेकिन फिर उसके बाद 90s के बाद 2000s में कुछ नहीं किया हमने। अब क्या करना है ये तो बताएं। भाई देखिए, इस सेंचुरी में इसलिए नहीं किया कि जब उधर कमा भी गए ना, तो कई कंट्रीज ने, जो आपने पहले कहा ना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से, वो मूवमेंट ऑफ फंड्स को अलाउ नहीं किया, तो जो कमाए हुए थे वहां पर तो वो रिच पीपल में आ गए थे, लेकिन उसको एग्जिट कराना, उसको लेकर आना, रिवर्ट बैक करना, जो क्राइसिस में से हम अब गुजर रहे हैं, कि अगर कोई कंपनी अपना बेचकर उसको हार्ड करेंसी में कन्वर्ट करा कर मुल्क से जाना चाह रही है, तो उसको हम रोक रहे हैं। वहां पर ये फिनोमेना जब से ये ओपन अप हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, वहां चल रहा है। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि इनके यहाँ, क्योंकि आपने मादनियात का जिक्र किया, मादनियात का एक ख़जाना है उन ममालिक के अंदर, और ख़ास तौर पे जो हमारे नज़दीक हैं वो, हम तो अपने एनर्जी कॉरिडोर से खुश हैं। दे आर आई थिंक 4th या 5th लार्जेस्ट गैस रिजर्व भी है एक मुल्क के पास जो हमारे बिल्कुल बराबर में है। अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी आर फेसिंग द गैस शॉर्टेज। तो बेसिकली क्या है कि इज़ देयर अ पॉलिसी और अ स्ट्रेटजी दैट पाकिस्तान हैज़ डेवलप्ड टू प्रोक्योर ऑल मेटल्स, एनर्जी फ्रॉम दिस रीजन ओनली? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हाथ मिला रहे थे और जो अपना इसका सहरा अपने सर में सजाना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं है। बिहाइंड द सीन चल रहा है। उन्होंने तो इसका वो भी नहीं लिया कि भाई हमने ये सब हैंडल किया है, लेकिन जो काम चल रहा है वो बिहाइंड द सीन वाली एक टीम जो है ना वो कर रही है। ये जो आगे हैं सिर्फ हाथ मिलाना और इशारा देने के लिए। अच्छा, लेकिन एससीओ के अंदर हम खाली ये तो नहीं कह सकते कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कंप्लीशन टारगेट है उसका, क्योंकि जाहिर बात है मेन एजेंडा तो उनका यही है कि दोबारा से रिवाइव करें सिल्क रूट को, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है
उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाए थ्रू आउट दिस, लेकिन वो आपके ख्याल से इज दैट टू स्मॉल एन ऑब्जेक्टिव फॉर अस टू परसू? वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी तो आपने विजन का थोड़ा सा हिस्सा देखा है। विजन बहुत बड़ा है, विजन आगे बियॉन्ड सोच रहा है, और वो विजन जो क्रिएट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो तो आपको पता है कि कौन है। तो मेरे ख्याल में उनको भी क्रेडिट लेना चाहिए था कि वो विजन बना रहे हैं। ये पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड और ये सब पार्ट ऑफ द है। अंदर और भी बहुत काम हो रहे हैं, और आप देखें कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, उस पर ज्यादा डिस्कशन हुई है, प्योर चलो इकोनॉमी पर नहीं फिर बात। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल पूछता हूँ। एससीओ के 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि वेस्ट को सख्त नापसंद हैं, और बेसिकली यही तीनों जो हैं वो एससीओ के अंदर इस वक्त लीड भी ले रहे हैं। मैं तीनों के नाम नहीं लेता, लेकिन आप जानते हैं एक, और तीनों ही हमारे तकरीबन पड़ोसी हैं। तो बुनियादी बात ये है कि आप उनको भी एंटरटेन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप IMF और वेस्ट को भी एंटरटेन कर रहे हो, तो वेरी टाइट रोप टू वॉक, वेरी टाइट रोप टू वॉक। क्या कहते हैं? ये है ना, आप हमेशा याद रखिएगा कि सेंचुरी, हजारों साल से जो सुपर पावर होते हैं ना, वो कई जगहों पर निगोशिएट कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन। तो वो ये निगोशिएशन का पार्ट है कि हम ईस्टर्न ब्लॉक को भी देख रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉक को भी देख रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम वो कंट्री है जो किसी में भी किसी कंट्री से पक्का ना या पक्का हाँ नहीं कर सकते। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एब्सोल्युटली नॉट तो हमारे जैसा मुल्क बोल ही नहीं सकता। वो एक बैंड था ओएसिस का, आपको शायद याद हो, इंग्लैंड का, उसके एक एल्बम का नाम था एब्सोल्युटली मे बी। तो हम एब्सोल्युटली मे बी वाले कंट्री हैं। हमको हर एक से बनाकर रखनी पड़ेगी, हर एक से निगोशिएट करना पड़ेगा, हर एक से अपना पीस ऑफ पाई में, उनके पीस ऑफ पाई में अपना हिस्सा लेना। अच्छा, वैसे इन द पास्ट वी हैव नॉट सीन दैट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैव हैड गुड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, बिकॉज मोस्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैव बिकम वेरी, खैर एनीवे, ये दिस इज अ टॉपिक टू डिस्कस सम अदर टाइम। मैं आपके सामने एक और नुक्ता आप ये भी रखना चाहूँगा कि ये जो ममालिक हैं, यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स इतनी डेवलप नहीं हुई। एक ज़माने में आप लोगों ने बड़ा शोर शराबा किया कि कराची की मार्केट जो है वो तो पूरे सेंट्रल एशिया की कैपिटल मार्केट्स में लीड करेगी, इनको केटर करेगी। लेकिन रोड शो आप जाके ऐसे ममालिक में कर रहे हैं जहाँ पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट की कोई अहमियत नहीं। आप रोड शो इनके कंट्रीज़ में जाकर करें ना, इनकी तो कैपिटल मार्केट्स जो है वो अभी नेसेंट हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ ना कि उधर की भी डिसीजन मेकिंग, आखिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, तो कभी हाँ कभी ना ये होता रहा है। रोड शोज तो अभी हमेशा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ दुबई में होते हैं या लंदन में होते हैं, जहाँ सबको पता है कि क्या स्टॉक मार्केट। सर वैसे आप लोगों ने वो भी बहुत दूर की फेंकी थी कि फुटसी जो है वो लेना चाह रहा है स्टॉक एक्सचेंज को, रूमर आई है। अब फुटसी तो अब छोड़ दें, अब आप क्या, मेरा मुंह खुलेगा नहीं। वो उधर से इंक्वायरीज आई थी, तो इंक्वायरीज के बाद वो जो आखिर में आए तो फिर वही आया, शंघाई ही आया। तो अब ये जो चीजें होती है, हर एक को उम्मीद तो होती है ना कि मुल्क चल पड़ेगा। अभी 2 साल पहले हम सब आप उसके प्रोग्रामों में ये बोल रहे थे कि या अल्लाह बैंकक्रप्ट हो जाएगा पाकिस्तान, तक होगा क्या, क्या बैंकक्रप्सी के बाद क्या इश्यूज, चैलेंजेस और सैंक्शंस हमको लगेंगे। लेकिन यू प्रेस द रॉन्ग काइंड ऑफ बटन्स टुडे। देखिए, आपने अब इस चीज को एक्नॉलेज किया कि आए तो वही आए, लेकिन आई थिंक दैट 3 + 4 7 years गुजर गए। We have not seen anything happening at the stock exchange. We have seen the points somehow going up before the elections for some reason, which I know about and you know about, but we can't say on TV. But apart from that, what has been the contribution of the foreign investor in the development of stock market? देखिए, एक आप प्लीज ये बात को ना भूलें, जो मसले आए ना, एक तस्बीह फिरानी पड़ेगी कि हमारी करेंसी डूब गई है। ये तस्बीह आप पढ़ते रहे, क्योंकि जो इश्यूज आए आज, हमारे IPP के इश्यूज जो हैं, करेंसी डूबने की वजह से, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, आज हमारी कैपिटल मार्केट अभी भी 55,000 के इंडेक्स में जब थी, जब 60-61 रुपए का डॉलर था, तो
तो जितना उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज भी 85,000 86,000 पर नहीं पहुंची है। तो आप अपने अपने हिस्से का वो तो देखिए ना कि हम एक ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी से निकला हुआ अभी भी वेंटिलेटर में पड़ा हुआ एक पेशेंट है। इन्होंने कहा फिर आए तो वही शंघाई वाले ही आए, लेकिन शंघाई वाले आए और किया कुछ नहीं, ये बात हमको समझ में नहीं आई। खैर एक्चुअल तो मैं जानता हूँ कि स्टॉक मार्केट के पीछे इंटरेस्ट किसका था, लेकिन वो टीवी के ऊपर खुल के कह नहीं सकते, लेकिन उसके ताने बाने भी एससीओ और सेंट्रल एशिया से मिलते हैं। बात यह ज़बर मोदी साहब, मैं स्ट्रेट आपकी तरफ आता हूँ। बात यह कि स्टॉक मार्केट के बारे में रूमर यही था कि वो शख्स जो कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स तस्वर किया जा सकता है, पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स है लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहता, शायद वही शख्स है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है। और 1947 से पहले वो तकरीबन पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की तमाम ही मार्केटों के मालिक भी थे। लेकिन फिर उसके बाद ज़ाहिर बात पाकिस्तान बनने के बाद वो दीगर यूरोपियाई ममालिक में शिफ्ट हो गए। आपके मुल्क में अभी भी उनकी स्टेक है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा फुटप्रिंट शायद उन्हीं का है। रियल एस्टेट के अंदर लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा अनडिवाइडेड प्लॉट पूरे पाकिस्तान का उन्हीं के पास है। पाकिस्तान बनाने के अंदर भी कहते हैं कि उन्होंने ही आगाज़ के अंदर ढाका में जब मुस्लिम लीग बननी थी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। नाम लिए बगैर मेरे ख्याल हर इशारे से मैंने आपको बता दिया। बात तो ये कि हकीकी तौर पर तो रूमर यही है कि उनका इंटरेस्ट है, तो वो तो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मे बी 100 ईयर्स के बाद वो सोच रहे हो आपकी कैपिटल मार्केट कोई रोल प्ले करेगी। क्या कहते हैं आप? देखें, हमारी मार्केट जो है ना वो इतनी मैच्योर हो चुकी थी कि उसका एक्टिविटी होना और उसका एबिलिटी रखना और उसके पास जो प्रोडक्ट्स थे उसमें हर आदमी इंटरेस्टेड हो जाता है। हमारे पास जो बदले का कॉन्सेप्ट था, हमारे पास जो कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम था, हमारे पास फ्यूचर बड़ा इन मार्केट प्राइस डिस्कवरी में काम आता था, मार्केट की डेप्थ में काम आता था। तो जाहिर है जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो लोग भी बड़े इंटेलिजेंट, बड़े एजुकेटेड और बड़े ही एक किस्म की यूनाइटेड कम्युनिटी। वो जो कम्युनिटी है वो अगर इंटरेस्ट लेगा तो इसमें मुज़ायका क्या है, इसमें तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में तो अगर हमारे 2-4 ऐसे और नहीं, उन्होंने गोरा भी भेजा आपकी मार्केट में, आपकी मार्केट फिर भी नहीं उठी। हमने आपको चीने दिए, आपकी मार्केट तब भी नहीं उठी। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने मार्केट उठा दी, तो बात कुछ समझ नहीं आई ज़फ़र मोती साहब। देखिए, इलेक्शन से पहले हमें तो वो था ना कि भाई अब एक डेमोक्रेटिक तरीके से सब काम होता जाएगा, लोग सेटल डाउन होंगे, इलेक्शन के बाद एक मूवमेंट चलेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल होगा, मुश्किल से खुदा करके तो अब तो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं थोड़े, और भी अभी कह रहे हैं कि थोड़े और कम करेंगे। तो ये सब चीज़ों से हमारी मार्केट ने पॉजिटिव लिया है। फिर आप देखो कि अभी कुछ डिस्कवरीज की खबरें हैं, कोई जगह हैं जो अभी तक हम खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। तो वो टॉप हैवी जो इंडेक्स है में कंपनियां हैं वो जब चलने लगी मार्केट में, उनकी डिमांड आने लगी इंटरनेशनली भी, फीपी पर भी और लीपी पर भी, तो आप देखो कि आपका इंडेक्स बढ़ गया है। अब ये है कि उसका सेटलिंग इफेक्ट जो है वो किधर जाकर रुकता है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं दोबारा से इस मौजू को आपके पास लेकर आता हूँ, आपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की बात की। यहाँ पर पोटेंशियल एक और एग्जिस्ट भी करता है। पोटेंशियल इसके अलावा एग्जिस्ट ये करता है कि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड जो है, हम अपने आप को नहीं भी देखते मिडल ईस्ट का हिस्सा, लेकिन दुनिया हमें मिडल ईस्ट का हिस्सा ही समझती है बिलवास्ता बिलावास्ता तौर पर। वी आर दी ओनली कंट्री राइट नाउ विच इज़ रिलेटिवली स्टेबल विद इन द Middle East or this section of Asia. Would you agree or disagree? I would agree because अभी जो हालात चल रहे हैं और हम तो चैनल्स खोलकर जब खबरें सुन रहे होते तो दिल दहल जाता है। पूरे एरिया में, पूरे अब जो बड़े-बड़े सिटीज, खूबसूरत सिटीज खंडर में बन गए हैं। अभी ये जो बैरूत पर भी जो हो रहा है, लबनान तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो लबनान ही नहीं है जो लोग
विजिट करने जाते थे। तो पेरिस ऑफ ईस्ट का कहलाता था, लोग बड़े एजुकेटेड होते थे, बहुत काम हो रहा था। अब वो देखे वो खंडर आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। तो ये सब चीजों में देखकर तो पाकिस्तान तो अच्छी पोजीशन में है। और दूसरा, यही पोजीशन की वजह से आप देखें कि पूरी दुनिया की नजर इधर है, चाहे वो आप शंघाई की बात करें, चाहे अरब वर्ल्ड के यहाँ पर दौरों की बात करें, चाहे जयशंकर जैसे बड़े मैं हूं intelligent तो, आदमी मुझे के- याद आ गया एक डायलॉग एक लड़की का, उसने कहा मैं हूं तो बड़ी खूबसूरत लेकिन मेरे रिश्ते नहीं आते। तो सर बात यह है कि हम हैं तो बड़े प्रोमिनेंट लेकिन हमें नोटू नहीं मिल रहे, क्या चक्कर है? नोटू अब आपके पास आने शुरू होंगे और अच्छी खासी रकमें आनी शुरू होंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान का जो अब रोल है वो इस एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वो जो है हमें जो टास्क देंगे उसमें बहुत से आपको रकम आएगी। अब ये है कि वो रकम के इम्प्लीमेंटेशन 2025 में होती है या 2026 में होती है, ये अभी कहना देखिए, कम मैं है। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू, आई बिलीव इन नंबर्स ऑल्सो। इन्होंने कहा हमने सीपेक में 26.5 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी स्पेंड कर दिए, रफली बॉल पार्क 26.5 बिलियन डॉलर्स हैं कहाँ फिर? मैं जानना चाहता हूँ। इफ दिस इज द फुटप्रिंट, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, and we are saying that it has been gifted to us and that is a gift to us and this is a gift to us, but is it the economic impact, is it visible for 26.5 billion dollars complete projects? यही सवाल उठता है और यही सवाल जो है जो चाइनीज गवर्नमेंट उठाती है, बाकी जो इंटरनेशनल वो जो देखने वाले लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, जो इवन IMF है, आपको देखे कि वो कहते हैं कि भाई ये रकमें अगर इम्प्लीमेंट हो गई है तो अभी तक तो आपका कंप्लीट सीपैक हो जाना चाहिए था और आपका कंप्लीट गवादर का भाई आपके जीडीपी पर इसका रिफ्लेक्शन आता ना, आपके जीडीपी के ऊपर तो मैसिव रिफ्लेक्शन इसका आना चाहिए। अभी बहुत टाइम लगेगा। हमारे आप देखो ना, एक डूब गई थी इकोनॉमी, उसको थोड़ा सा भी बाहर निकली है, अभी तो सिर्फ सर बाहर आया है समंदर से। अभी तो इसका रिफ्लेक्शन आपको 2025 में भी नजर नहीं आएगा, 2026 में शायद नजर आए। अभी तो टर्न अराउंड हम वर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब वो टर्न अराउंड पूरी चौरंगी भी नहीं घूमे हम। देखें, इस वक्त मैं आपको क्लियर कट एक्सपेक्टेशन बताता हूँ। नोबडी हैड एक्सपेक्टेड के डाउ जोन्स इतना हाई जाएगा। आप तो चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी और कैपिटल मार्केट के अंदर कम ही लोग हैं जो आपकी तरह बैनुल अक़वामी मार्केटों को देखते हैं। नोबडी हैड एक्सपेक्टेड कि इतने पॉइंट्स तक चला जाएगा। किसी को पता नहीं था कि NYSE और इस तरह की मार्केट्स जो हैं उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। ऑब्वियसली पिछले जो हुकूमत रही अमेरिका की, उसमें बहुत ऊंचा गया मार्केट, अभी उसको सस्टेन करने में भी कामयाब हो गए। और आगे चल के वट एवर द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस इन द वेस्ट, देयर इज़ वन थिंग दैट पीपल नो, that any incoming president, any incoming prime minister, any western country would expect that capital markets will double, triple or maybe quadruple, यानी 4 times हो जाएंगे। What's your take on that? Do you see international markets going so much upwards? मैं अगर कॉन्फ्लिक्ट्स दो बड़े अभी जो चल रहे हैं, रशियन यूक्रेन और ये जो इसराइल का और ये जो इस एरिया में मिडल ईस्ट, इसकी कामिंग इफेक्ट का दो मुझे बहुत ज्यादा वो आउटकम नजर आते हैं कि गोल्ड नीचे चला जाएगा और कैपिटल मार्केट्स अच्छी हो जाएगी। अब आप दोनों के जो ट्रम्प और वो है दूसरी इनके सामने जो अपोजिशन वाली हैं, उनका आप देखिए कि दोनों का विजन तो 70-80% सेम है, 20-30% उनका डिफरेंस है। कि वो ट्रम्प कह रहा है कि मैं रशियन वॉर को रुकवा दूंगा और ये नहीं कह रही। अब देखिए आज जो है फिर अमेरिका ने वो यमनी हुसियों के ऊपर हमला किया है। तो ये सब चीजें देखते हुए हमें ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स की जो ट्रेजेडी या स्ट्रेटेजी दुनिया की है, ये खत्म होती है तो कैपिटल मार्केट, इकोनॉमीज, इंटरेस्ट रेट सब अपनी जगह स्टेबल आ जाएंगे। अच्छा, साथ साथ आप कमोडिटी मार्केट को भी वॉच कर रहे होंगे। ये अभी रिसेंट इवेंट्स की रोशनी के अंदर कमोडिटी मार्केट्स के अंदर काफ़ी हमने तेज़ी देखी, बिलखुसूस जो चंद चीज़ें हैं उनके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा कीमत में। डू यू थिंक दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू वर्सेस
कैपिटल मार्केट्स, इसका कितना चांस है कि ये चीज़ डेवलप होगी? वही फिर बात आती है कि जंगें खत्म होंगी तो ये नीचे जाएंगी, नहीं तो जंगें चलती रहेंगी। आपको पता है कि सड़ रहा था वीट यूक्रेन के पोर्टों पर, टर्की ने बीच में इंटरवीन करके दुनिया की भूख का वास्ता देकर रशिया को कहा कि भाई ये माल जाने दो ताकि दुनिया में और भूख ना बढ़े। अब आप ये सोचो कि जब ये वॉर खत्म होगी और ये यूक्रेन और वो अपने पैस्चर्स पर, अपनी फील्ड्स पर जाएंगे यूक्रेनियंस, तो वो जो आउटपुट करेंगे तो कमोडिटी की प्राइसेस नीचे आएंगी इंटरनेशनली। लेकिन अभी तो आप ये समझो कि पाकिस्तान में वो कमोडिटी नीचे भी आएगी तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ आवाम है और छोटा सा मुल्क है, हमारे यहाँ तो फूड सप्लाई के लिए डिमांड रहेगी ही रहेगी ऊंची। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आप बयान कर रहे हैं। जाहिर बात है ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बड़ी गौर तलब हैं पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट नो वेदर वी आर प्लानिंग फॉर इट और नॉट, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे आने वाले 1 साल में कैसा देख रहे हैं? मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा इसका जायज़ा आप दे दें। मुझे इकोनॉमी टर्न अराउंड का मैंने वर्ड 2-3 मरतबा यूज किया है। मुझे लगता है जी जो है ना बेहतरी की तरफ आएगा। जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है तो ये भी देखें, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो लोग है ना शायद एंटरप्रेन्योरशिप, ताजराना सलाहियतों को तेज करेंगे। अब ये है कि आप इंपोर्ट का मसले जो हल है, एक्सपेंशन में जो जाना है, जॉब क्रिएट करना है, उनके लिए अब आपको इंपोर्ट और सब चीजों को स्टेबल करना होगा। सबको कहते हैं ना बिजनेस एज यूजुअल करना होगा। अगर बिजनेस एज यूजुअल हो गया तो आप देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। आपका बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोती साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।